कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का हमने जो पोर्शन है वो लगभग पूरा कर लिया है। मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन है अपने पास, वो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है हमने लगभग पूरा कर लिया है। थ्योरी जो है हमने लगभग पूरी को ली है, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। एक लेक्चर मैंने पहले भी डाल दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर उनसे प्रैक्टिस किस तरह से एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व किए जाने चाहिए। ये इसके बारे में मैंने एक लेक्चर बहुत पहले भी डाल दिया है, तो उसमें कम से कम 40-50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे। आज फिर से हम 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला जो पूरा पोर्शन है प्रैक्टिस समेत वो सब पूरा हो जाएगा। देखो, थ्योरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो होते हैं हर टॉपिक में ऐसा होता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में नहीं, कि आप कुछ अपने तरीके से जुगाड़ लगा के, ट्रिक कह लो, कुछ अपनी तरफ से जुगाड़ लगा के उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी 1 मिनट से कम समय में आप कर सकते हो। और आपके 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम समय में क्वेश्चंस को करना। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो, जुगाड़ नाम की जो एक चीज़ होती है, जुगाड़ आप ऐसा नहीं लगा सकते। जुगाड़ लगाने के लिए आपको इर्द गिर्द का नॉलेज होना चाहिए। बेशक आपको हर टॉपिक के बेसिक्स जो है अगर मजबूत होंगे तो आप जुगाड़ और भी अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं बताता चलूंगा कि देखो, इस टॉपिक में तुम्हें इस तरह के इस चीज़ की जानकारी होगी तो आप इसमें यहाँ ये जुगाड़ लगा सकते हो, ये ट्रिक लगा सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आपके बेसिक मजबूत होते जाएंगे, आप क्वेश्चंस को करने के लिए उतनी ज़्यादा जुगाड़ खोजते चले जाएंगे। कुछ लोग उन्हें ट्रिक्स कहते हैं, मैं उन्हें जुगाड़ टाइप कहता हूँ। आपके बेसिक कमज़ोर होंगे तो जुगाड़ लगाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम आपको दिख रहा होगा, ये किसी कोचिंग के क्वेश्चंस हैं जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं। 3-4 प्रकार के एग्जाम होते हैं अपने यहाँ, 3-4 प्रकार के एग्जाम होते हैं। जैसे संस्कृत वाला होता है, सेकंड टीजीटी वाला होता है, पीजीटी वाला होता है। उसके अलावा अदर स्टेटों के भी होते हैं, यूपी के भी होते हैं, वो भी मैंने उठाए हैं। यूपी में भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा DSSB में नवोदय वाला होता है, एनवीएस वाला, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, HTET होता है, ये सब क्वेश्चन, इस तरह से कई एग्जाम होते हैं, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। जहाँ से भी मुझे ये सब क्वेश्चन मिले उन सब से मैंने ये क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की है। और मेरा मेन मकसद आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराना और आपके क्वेश्चन छूटे ना, आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, मैन आपको ये सिखाना है कि क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को किस तरह से, किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। तो आज हम यही सीखेंगे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को जो होता है किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो हम देखो 105 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे शुरू करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में विदाउट प्रैक्टिस आपकी तैयारी कंप्लीट कभी कहीं नहीं जा सकती। कोई थ्योरेटिकल वाला पोर्शन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कि भाई थ्योरी पढ़ के चले गए, फॉर्मूला रट गए और फॉर्मूला पूछ लिया, ऐसा तो होगा नहीं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि फॉर्मूला पूछ रहे, एंड मोस्टली आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, उनको सोल्व करना होगा और ये सब आपको प्रैक्टिस से करना है। देखो, पहला क्वेश्चन ही दे रखा है। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + y + z, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को। देखो, आपको दे रखा है, टाइम लगेगा मुझे क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, x + y + z। दूसरी क्वेश्चन है 2x + y - z = 3, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन है 3x + 2y + kz = 4, ठीक है। इसके अद्वितीय हल होने चाहिए। देखो, यहाँ पे लिखा है अद्वितीय, नहीं आ रहा है तो भी मैं दिख नहीं रहा तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं इनकी यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है और वो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि देखो, अगर 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है तो जैसे 9th और 10th में हम x के कोफिशिएंट को, x के गुणांकों को इक्वल करके y का वैल्यू निकाल लेते थे और y की वैल्यू फिर एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते थे।
लेकिन अगर 3 टाइप की और प्लेन की इक्वेशन दी गई है अगर समतल की, तो इनको इसकी यूनिक सॉल्यूशन के लिए और इनके लिए हमने एक बात की थी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी, डी एक्स, डी वाई एंड डी जे। एक बार मैं थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। डी निकालते हैं तो डी होता क्या है, डी होता है जो ये इक्वेशन जो दी गई है, समीकरण जो दिए गए हैं उनके में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड से। देखो देखो इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1 जी, ठीक है। इसमें कितने हैं, 2 1 -1 3 2 के 3 2 के, ये एक्स होता है, ये सॉरी डी होता है। डी एक्स क्या होगा, ये देखो ये सारे के सारे x के कोफिशिएंट थे। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था, 3, ठीक है। तो dx क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट थे उस वाले कॉलम को ये जो लास्ट में इक्वल वाले में जो कांस्टेंट दिए गए उनसे रिप्लेस कर दो। तो देखो 2 3 4, बाकी को ऐसा कैसा रखो, 1 1 2 1 -1 एंड के। क्रेमर रूल हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से वाई, वाई को क्या करना है, वाई में ये वाई के जो कोफिशिएंट है यानी सेकंड वाला जो कॉलम है, सेकंड वाला जो स्तंभ है, इसके जगह हम क्या रखेंगे, 2 3 4। इस तरह से हम डी वाई निकालते हैं और इसी तरह से हम डी जेड निकालते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डी कैसे निकालते हैं, डी एक्स कैसे, डी वाई डी। ये रिपीट करा रहा हूँ मैं, वैसे मैंने आपको जब लेक्चर लिया था उसमें समझाया था। अब देखो वहाँ पे यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो डी इक्वल टू जीरो हो, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो। सेकंड कंडीशन हो सकती है डी इक्वल टू जीरो। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी डी बटे डी एक्स बटे डी, वाई की वैल्यू होगी डी वाई बटे, वाई भी एक डिटर्मिनेंट है सारणी के तो वाई की भी वैल्यू निकलेगी, और जेड की वैल्यू होगी डी जेड बटे जेड, सॉरी डी, ठीक है। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है, डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू भी एक ही आएगी, वाई की वैल्यू एक, जेड की एक एक वैल्यू आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अद्वितीय सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बात की, क्या कहा गया है कि डी नॉट इक्वल टू जीरो होते ही यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। डी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, डी जीरो के इक्वल नहीं है, ऐसा होते ही बराबर नहीं है, इक्वल को हिंदी में। तो यहाँ हमें यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 105 में जो कहा गया है वो कहा गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। इसका मतलब डी जो है, जो डी वाला यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से गुणांक से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो डी हमने लिखा है, ये जो डी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब जाके इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कोई रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आपको डी नॉट इक्वल टू जीरो करना है और वहां से आपको के की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चीजें, डी इक्वल टू जीरो होने पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू क्या हो, जीरो, या फिर हो सकता है डी एक्स डी वाई डी जेड, इनमें से कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कोई एक जो होता है नॉन जीरो हो। इन तीनों में से dx भी हो सकता है, dy भी, dz कोई भी एक हो जाएगा, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, कोई भी एक मिनिमम हमें कोई भी एक नॉन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। तो इसके होंगे सॉल्यूशन कितने, 9 सॉल्यूशन होगा। आपको शायद ये दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखो डी इक्वल टू जीरो होते ही तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। डी इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू जीरो होने पर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। वो क्या होंगे, डी एक्स बटे डी, डी वाई बटे डी और डी जेड बटे डी। डी इक्वल टू जीरो होने पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों जीरो हो जाए, तब इसका कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, एक नहीं कई सारे, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। और डी एक्स डी वाई डी जेड में कोई भी एक नॉन जीरो होते ही इसके कितने हल हो जाते हैं, 9 सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा इसका, ठीक है। जब भी ये जो निकाय दिया गया है, जो इक्वेशन का जो सेट हमें दिया गया है, उसमें कोई एक या एक से अधिक हल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संगत। तो देखो इसमें एक हल है तो ये इसमें समीकरण के निकाय को क्या कहा जाएगा, संगत, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ना। और इसमें भी एक से ज्यादा हल है, एक तो अब एक होते ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस वाले में जो है वो 9 सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये क्या होगा हिंदी में, इसे इस निकाय को क्या कहेंगे, असंगत, ठीक है, इनकंसिस्टेंट।
ये याद रखना। कोई भी एक सॉल्यूशन होते ही वो संगति निकाय बन जाता है, और एक सॉल्यूशन नहीं होने पर उसे क्या कह देते हैं, असंगति निकाय। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दो ही कंडीशन हो सकती है। हम डी निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे। डी और डी एक्स, डी वाई और डी जेड आपको निकालना आता है। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड भी जीरो हो, तब तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, अनंत हल। अगर तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाएगा तो उसके कोई हल नहीं होंगे। एक कंडीशन हो सकती है कि डी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स होगा डी एक्स बटे डी के, वाई होगा डी वाई बटे डी, जेड होगा डी जेड बटे डी। अब इन सबको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन में, इतना कुछ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि हमें करना क्या है, डी नॉट इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, डी नॉट इक्वल टू जीरो है। मैंने ये सब फिर से रिपीट करवाने की कोशिश की है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू भी जो होता है थ्योरी पढ़ी जा सकती है। डीएक्स को भी मिटा देता हूँ क्योंकि हमें डीएक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इन सबको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको फिर से ये समझना है तो आप वीडियो को पीछे करके आप फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तीन इक्वेशंस दी गई हैं। देखो एग्जाम में करने में कितना सा टाइम लगता है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले मैं डी लिखूंगा, 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 2 1 -1 3 2 के, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस हमें मुझे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो करना है, सीधा सा सिंपल सा ये है। तो हम करेंगे क्या, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास हमारी कोशिश होनी चाहिए किसी एक रो किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें। तो मैं देखो यहाँ पे C2 को लिख सकता हूँ C2 - C1, और C3 को भी क्या ले सकता हूँ, C3 - C1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि C2 - C1 करने पर यहाँ जीरो बन जाएगा और यहाँ भी जीरो बन जाएगा। तो देखो क्या बनता है, C1 ऐसा कैसा है, ये देखो जीरो बन जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, -1, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे फिर जीरो बनेगा, ये -2 -3 और k -3, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दूंगा इस पंक्ति के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये बनेगा क्या, 1 × -k -3, और ये माइनस माइनस प्लस, और माइनस पहले से आता है इसमें -3। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, मैं ये होप करके चल रहा हूँ। तो ये इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से होगा माइनस का k प्लस का 3 माइनस का 3 नॉट इक्वल टू जीरो, 3 से 3 कट गया, दिस इंप्लाइज k नॉट इक्वल टू जीरो। सीधा सा इसका सॉल्यूशन था कि k नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अपने 5 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो है वो सीधा सा हो गया k नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से समीकरण क्वेश्चन नंबर 106 आप कर सकते हैं। उसमें फिर से क्वेश्चंस दी गई हैं और उसमें पूछा गया कि हलों की संख्या क्या होगी। कमेंट में मुझे उसका आंसर बताना, कुछ नहीं करना, आपको डी निकालना है। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसकी सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन एक, ठीक है, एक हल होगा। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो हम डी एक्स डी वाई और डी जेड भी चेक करेंगे, डी एक्स डी वाई और डी जेड भी चेक करेंगे। वो सारे जीरो आ जाते हैं तो इनफाइनाइट हल होंगे, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं होप करके चल रहा हूँ कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अभी आंसर नहीं बता रहा क्योंकि आंसर मैं बता दूंगा तो फिर आप करेंगे नहीं, तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 105 हो गया, 106 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 107 पे करते हैं, जो आरपीसी की सेकंड ग्रेड, देखो आपको उधर नजर आ रहा होगा, आरपीसी की सेकंड ग्रेड के 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कुछ नहीं ना, ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3 दे रखा है, कुछ नहीं निकालना। 5a माइनस का 3b प्लस का 2c। देखो क्या निकालना है, 5a माइनस का 3b प्लस का 2c। देखो मैंने आपको एक बताया था, कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, आपको शायद मैं जो लिख रहा हूँ वो नजर आना चाहिए, यस नजर आ रहा है। कोई भी एक मैट्रिक्स होती है ए, अगर उसको k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस मैट्रिक्स का हर एक कॉलम, हर एक रो या फिर हर एक कॉलम k से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी उस मैट्रिक्स का हर एक अवयव जो होता है वो k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है एक को, इसका मतलब इस
ए जो मैट्रिक्स है उसका हर एक अवयव जो होता है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से करते हैं हम 5a, ए क्या है देखो 1 -2 3 0, ठीक है -3, इसको -3 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, प्लस इसको मान लो -3 अंदर वाले ऐसा लिख दिया। बी क्या है -1 4 2 3 प्लस सी बाहर 2 है तो कितना हो जाएगा 0 1 -1 0। इसको इक्वल क्या कर सकता हूँ देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है तो 5 यहीं कर लो आप। देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 माइनस का 10 15 0, यहाँ ये प्लस था, प्लस -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3, माइनस का 12 है, माइनस का 6 माइनस का 9, प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 0 2 -2 0, ये 0 है। बस अब इनको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब A11 में B11 ऐड होगा, ये माइनस है, ये बीच में पेन की पता नहीं कैसे अचानक से हट जाते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो कमेंट सेक्शन में बताना। 5 A11 में B11 C11 जुड़ेंगे तो जो 5 + 3 0 तो कितना होगा 8, माइनस का 10 माइनस का 12 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 20, 15 माइनस का 6 माइनस का 8 तो 7, 0 माइनस का 9 तो माइनस का 9। ये देखो ये जो भी जहां भी आपको ये नजर आ रहा है वो इसका क्या है आंसर, ठीक है। देखो आप आंसर मैच करो थोड़ा सा, सीधा सा सिंपल सा समझ में आया, कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी लगानी थी, ठीक है। तो आपको कौन सा नजर आ रहा है, सीधा सा आपको बी सेकंड नजर आ गया और यही सेकंड ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करने की 108 108 है, उसको करने की कोशिश करो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 108 को कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका क्या कर देना ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आई होप आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जल्दी से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं कर पाओगे चलो फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो देखो इनको मिटा लेते हैं, सबसे पहले जगह बनाते हैं, कुछ नहीं करना, ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ए बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे? हमने तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ए बी के ए एंड बी का, ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर उसका इन्वर्स किया, एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो, कुछ नज़र नहीं, कुछ समझ में आ रहा हो तो चलो ये देखो क्या है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज तो ये होता क्या है, वैसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वैसे भी कर सकते हो, या तो पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल के फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मेरा मानना है कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बी के ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करोगे फिर भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ए है क्या 1 2 3 0 एंड बी क्या है 3 4 1 6, बस यही मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या कहता रो कॉलम पंक्ति और स्तंभ के रूप में मल्टीप्लिकेशन होता है, देखो 1 × 3 + 2 × 1 कितना होगा 5, 1 × 4 + 2 × 6 कितना होगा 4 + 2 × 6 12, 3 × 3 और 1 × 0 9, 3 × 4 कितना होता है 12, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगी, इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये सीधा सा बन जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज चाहिए, इसका मतलब क्या होना, क्या कैसे आंसर होगा 5 12 9 12, ये आंसर होगा, ठीक है। देखो हमने कुछ गलती कर दी क्या, 3 3 9 और 3 4 12, यस, एंड इधर देखो क्या हो जाएगा पहले वाले में 3 + 2 5 एंड 4 + 12 था, ये 4 मिट गया यार, ये बार बार कुछ ना कुछ मिट जाता है,
तो यहाँ 16 है, ये 16 है, तो इसका मतलब यहाँ 16 आएगा। ठीक है, तो 5, 16, 9, 12 वाला कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ए बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 5, 16, 9, 12, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5, 16, 9, 12, और 5, 16, 9, 12 का कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है? सेकंड नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2010 की सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई करके वो करना है। देखो ये क्वेश्चन जो होता है सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2011 में, ट्रेस। देखो मैंने अभी तक आपको ट्रेस के बारे में कुछ नहीं बताया। ट्रेस में जो होता है, ट्रेस क्या होता है? विकर्ण के जो अवयव होते हैं, विकर्ण के जो अवयव होते हैं, ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है बता देता हूँ यहीं। ये कंसेप्ट मैंने कुछ कहा था कि कुछ कंसेप्ट हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? ये जो विकर्ण के अवयव हैं इनका क्या होता है? ऐड, इनका जोड़ होता है। तो विकर्ण के अवयव क्या है? 5, -2, 7। तो ये यहाँ इसका ट्रेस होगा 5, -2 + 7, तो ये कितना हो गया? 10। 10 इसका ट्रेस है। इसका सीधा सा सिंपल याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी आयु का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है? उसके विकर्ण के अवयवों का योग, विकर्ण के अवयवों का एडिशन। ठीक है, याद रखना, कॉपी में लिख लो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? विकर्ण के अवयवों का योग, विकर्ण के अवयवों का एडिशन। देखो 10 नंबर क्वेश्चन अगेन फिर पढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, देखो ये भी आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। देखो 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। देखो 3x - 2y, देखो हमारे पास क्या है? 3x - y = 5। सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 10। तो यहाँ को देख कर समझ में आ गया, यहाँ से 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 3x - y = 10। इस 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, इधर डिवाइड कर दूंगा, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x - y = 5। और फर्स्ट इक्वेशन भी क्या थी? 3x - y = 5। अगर दो इक्वेशन सेम होती हैं तो इसके हलों की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। अगर आपको पता हो, इसका मतलब दो रेखाएं हैं, ये रेखाओं का समीकरण होता है। इस तरह से सरल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक जैसी होती हैं तो वो क्या होती है? समपाती। यानी एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, इसका मतलब हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट जो होता है इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब उसके हल कितने हैं? अनंत। अगर सेम इक्वेशन आ जाती है तो वो क्या होते हैं? समपाती। अगर यहाँ पे ये तो सेम होता 3x - y, 3x - y, या 6 होता या 7 होता, तो ये लाइन कैसी होती? पैरेलल, समांतर, तो इनके कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट से इस तरह से सोल्व करने, dx dy नहीं निकाल के सीधा सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं वैसे ऑलरेडी करा चुका हूं कई बार, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। क्या करना है? ऐसे हट जाता, देखो अभी लगाया था A², इसने कहा 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक की वैल्यू निकालनी है, और एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है कि A² = B। तो सबसे पहले हम A² निकालेंगे। A² निकालेंगे मतलब क्या करेंगे? A011, A011, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो क्या जाएगा? A × A, A², 0 × 1 0, तो A², A × 0, 0 × 1 0, 1 × A, 1 × 1, तो A + 1। मल्टीप्लीकेशन करना आता होगा, समझ गए होंगे। 1 × 0 0 + 1 × 1 नहीं आता तो पीछे के जाके लेक्चर देखो। ये A² आएगा, ये किसके इक्वल है? B के। B क्या है? 1 0 5 1। तो इसका मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्सों के इक्वलिटी की बात हो रही है, दो मैट्रिक्सों की समानता की बात हो रही है। इसका मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी A² = क्या होगा? 1। A² = 1। देखो 0 = 0 है, 1 = 1 है, और तो A + 1 की क्या होगा? 5। A = 1 5 क्या होगा? तो यहाँ से A क्या आ गया? +-1। स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस के साथ आता, और यहाँ से A क्या आ गया? 4। इससे तो देखो A कह रहा है कि +-1 आना चाहिए, तो यहाँ A क्या हो रहा है? 4। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। देखो यहाँ अगर A 1 रखूंगा तो यहाँ तो 1 = 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 रखते ही 5 = 2 नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है। 4 रखने पर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 और 1 इक्वल होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब कोई हल विद्यमान नहीं है। दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात हमने की थी जब हमने लेक्चर लिया था। 112 नंबर क्वेश्चन देखो, आरपीसी की फर्स्ट ग्रेड में आया। इसका प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? इनवर्स मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, देखो इनवर्स मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं? कई तरीके होते हैं। हमने एक तरीका सीखा था, A 1 = एडजॉइंट ऑफ A।
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 8, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा 8 माइनस 7 यानी 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 माइनस 7 ये होगा। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना मैंने बहुत जल्दी बताया था कि जो डायगोनल के अवयव हैं उनको आपस में क्या कर देंगे इंटरचेंज, यानी 4 2 है तो 2 4 लिख दो, ठीक है, डायगोनल के अवयवों का इंटरचेंज कर देंगे। बाकी जो बच गए उनका क्या कर देंगे साइन चेंज, तो इसका मतलब ये -1 ये क्या है -7, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंटों का इंटरचेंज कर दो, बाकी का साइन चेंज कर दो। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है वही उसका ए इनवर्स है। और ऐसा कहाँ मैच हो रहा है 2 - 7 -1 4, तो ये कहाँ मैच हो रहा है, सीधा सा आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन यही है 2 - 7 -1 4, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर उसमें पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर भी कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मिलेंगे। इससे पहले मैं कुछ इरेज कर लेता हूँ, इतनी देर में आप क्वेश्चंस को पढ़ो, कुछ नहीं करना इसमें आपको। देखो डिटर्मिनेंट निकालते ही आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेंट अगर 1 होता है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनका साइन बदल दो और आप इसको सोल्व कर लो। ऊपर तो खैर मिटाने की जरूरत है नहीं, नीचे वाले मिटा ले, जहां लिखने की जरूरत पड़ती है वो मिटाते चलते। तो देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। उसने कहा है कि ए एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए प्लस बी रो है, पंक्तियां हैं, ए प्लस 2 स्तंभ है, कॉलम है। और मैट्रिक्स वाई है जिसमें बी प्लस 1 रो और ए प्लस 3 स्तंभ, बी प्लस 1 पंक्तियां और ए प्लस 3 कॉलम है। और एक्स वाई भी डिफाइन होता है और वाई एक्स भी डिफाइन होता है। सीधा सा उसने बोला है एक्स वाई डिफाइन होता है। दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा रूल, एसपी रूल और सीआर रूल। एसपी यानी पहले जो मैट्रिक्स लिखा गया उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। या फिर सीआर रूल का क्या बताया था, पहले जो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एसपी जो आप पुलिस में होते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीआर मतलब पहले में कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो इक्वल होने पर ही हम उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा है कि एक्स वाई जो होता है वो डिफाइन है। इसका मतलब एक्स में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ रो, दूसरे में पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो एक्स में एक्स वाई डिफाइन है, तो एक्स में कितना, एक्स पहले क्या है एक्स में स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम कितना है ए प्लस टू इक्वल दूसरे में पंक्तियों की संख्या वो कितनी है b+1, ठीक है। उसने कहा वाई एक्स भी डिफाइन है, तो वाई में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होना चाहिए एक्स में नंबर ऑफ रो। तो वाई में देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं a+3 और वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, यहाँ छोड़ के यहाँ लिखो जहाँ जगह a+3 वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो एक्स में रो की संख्या कितनी है a+b। तो देखो इसको a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास b आ गया 3। और अगर b की वैल्यू मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सीधा सा सिंपल, कुछ नहीं करना, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में इक्वल करना था, ठीक है। सॉरी, पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या को, एक्स वाई भी डिफाइन है तो एक्स में स्तंभों की संख्या वाई में पंक्तियों की संख्या दोनों इक्वल होनी चाहिए। वाई एक्स भी डिफाइन है तो एक्स में वाई एक्स में एक डिफाइन है तो वाई में स्तंभों की संख्या और एक्स में पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, उनको इक्वल करा और एक बी की वैल्यू निकाली a2 b3। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। मैंने जब लेक्चर लिया था तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी, कुछ फॉर्मूलेज लिखाए थे, ठीक है। ये एसपी और सीआर रूल आपको याद रखने हैं। देखो सीधा सा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता क्या है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का पावर 2, ये होता है। तो सीधा सा आंसर है सेकंड नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होनी चाहिए, एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी याद कर लो क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ये देखो इसने क्या कहा है कि ए बी और सी कोई 3 मैट्रिक्स है,
और ए बी को मल्टीप्लाई करने पर सी आता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो ए बी को मल्टीप्लाई किया ए इंटू थ्री, बी का ऑर्डर कितना है पी इंटू क्यू, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है सी, जिसका ऑर्डर इसने दे रखा है टू इंटू थ्री। ऑर्डर देखो टू थ्री टू पी क्यू, और हमें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में इस पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब पी इक्वल टू थ्री आ गई। मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको ये चीज बताई। अब इन दोनों को छोड़ दो, जो बच गया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा। इसके हिसाब से सी, जो मैट्रिक्स आएगी सी, उसका ऑर्डर होना क्या चाहिए टू इंटू क्यू, जबकि दिया क्या है टू इंटू थ्री, ठीक है, टू इंटू क्यू होना चाहिए, और दिया क्या है टू इंटू थ्री, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होगी थ्री, तो पी भी थ्री क्यू भी थ्री, तो इसका आंसर सीधा सा आ गया फोर्थ। समझ गए, सीधा सा आंसर क्या आ गया फोर। ओके, ये देखो, अगर आपको क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहा तो मैं इस क्वेश्चंस को नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 116 फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, वन माइनस का टेन थीटा बाई टू प्लस का टेन थीटा बाई टू वन, ठीक है। इसके मल्टीप्लीकेशन में जो मैट्रिक्स है वो है वन टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू वन, इसका इनवर्स, तो ये किसके इक्वल है ए माइनस बी बी ए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए आपको जरूरी है कि इसका इनवर्स निकाल लें। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो ये तो अपने पास है ही, इसका इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी ये मान लो अगर ये मैट्रिक्स अगर बी ए है तो ये मैट्रिक्स बी है, और ये मैट्रिक्स मान लो सी है, तो बी का इनवर्स इसका ये पूरे ये वाली अंदर वाली इनवर्स वाली नहीं, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो होगा क्या, बी इस मैट्रिक्स को ये उस मान लो ये बी है, तो ये पूरा टोटल क्या है, ये कुछ इस प्रकार से है, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी। तो हमें बी ये वाली है, बी अगर ये है वन टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू, इसको हमने मान लिया बी मैट्रिक्स। तो इसका इनवर्स निकालूंगा तो बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालूंगा तो क्या होगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको फॉर्मूला याद हो तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टू क्रॉस टू का एडजॉइंट, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं इंटरचेंज, और इन दोनों का आपस में क्या बदल देते हैं साइन। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये देख लो, आपको सिंपल तरीका भी मैं बताऊंगा, वन इंटू वन, इन दोनों का साइन चेंज कर दूंगा तो क्या जाएगा ये, और इधर क्या जाएगा साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, टेन थीटा बाई टू, ये हो गया, डिवाइड बाई सेक थीटा बाई टू कर दो, ठीक है। तो ये बी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा वन अपॉन, डिवाइड करना है ना, देखो वन माइनस का टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू वन, ओके। और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो क्या है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। चलो इधर नया लिख के इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेता हूँ वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। ये अपने पास बी इनवर्स है। अब इस बी इनवर्स को यहाँ रखो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो और उनका कंपेरिजन करो, ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो देखो ये अपने पास बन जाएगा, ये क्या था, यही तो था वन माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू वन, और फिर दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और यही मैट्रिक्स है वन माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू एंड वन, और ये है क्या ए, किसको लिखा है ए माइनस बी बी ए। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनका क्या करेंगे कंपैरिजन करके आप इसे सोल्व कर सकते हो। ऐसे आप ए की और बी की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू को ऐसा कैसे रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको
इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बनेगा क्या, माइनस का टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू। ओके, देखो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा बाई टू प्लस टेन थीटा बाई टू 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 टेन थीटा बाई टू, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये है क्या, ए माइनस बी, बी ए। बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है आपको, है ना, लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा। इस तरह से अब सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी देखो यहाँ पे भी टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू, तो ये माइनस का टू टेन थीटा बाई टू हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आपको अगर थोड़ा सा इंटरक्रोमेट्री के फॉर्मूला आते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इनको भी साइन और कोस में बदलेंगी, और वहां से आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्सों की इक्वलिटी की बात करेंगे, दो मैट्रिक्सों की इक्वलिटी की बात करेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं। हमें इतना लेंथी प्रोसेस करना ही क्यों है, इतना लेंथी प्रोसेस हम करने लगे तो हमारे को इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगेंगे, कम से कम 5 मिनट लगेंगे। और मैं यहाँ आपको ये सिखाने तो बैठा नहीं, क्योंकि ये तरीका तो आपको भी आता है, सिंपल जो तरीका है ये तो आपको भी आता है कि इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे लास्ट तक और कोई ना कुछ आ जाएगा। नहीं करना हमें ऐसा, हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसी के तो तरीके को सिखाने के लिए तो मैं बैठा हूँ। ये तरीका तो 11th-12th वाले बच्चों के लिए है, किस तरह पूरा लंबा प्रोसेस करना है, क्योंकि उन्हें सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और जितना ज़्यादा अच्छा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर। आपका एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव, तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ जिस मेन मकसद के लिए हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वो तरीका हम देखते हैं। अगर ऐसे हम एग्जाम में सोल्व करने लगे क्वेश्चन, कितना लंबा प्रोसेस होगा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबा। हम देखो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, आप देखो अब थीटा की वैल्यू रख दो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। यहाँ पे इस जो आपको जो दो, इसको गलत ही मिटा दिया यार मैंने, दोबारा लिखना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो आप खुद कर लेना, आप ट्राई करना, करने चाहिए प्रोसेस एक बार। जो आप हर क्वेश्चन को ट्रिक से करना गलत है आपको, ताकि कहीं मान लो क्वेश्चन फंस जाता है तो तरीका भी आना चाहिए आपको उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अपना असली तरीका ये है। देखो अपने पास जो, सॉरी फिर से यही आ गया, देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो कुछ ये थी, क्या थी, वन माइनस का टेन थीटा बाई टू, ठीक है, टेन थीटा बाई टू वन, ठीक है। फिर दूसरी थी वन टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू माइनस का टेन थीटा बाई टू, ठीक है, एंड वन। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स है, याद रखना इन्वर्स, ए माइनस बी बी ए। मैंने कहा यहाँ थीटा की इक्वल टू थीटा की जगह जीरो पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, टेन जीरो क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स क्या बना, जीरो जीरो वन। ये वाला क्या बना, वन जीरो जीरो वन। इसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, वापस आइडेंटिटी आई इनवर्स इक्वल टू आई होता है, याद रखना, आई इनवर्स इक्वल टू आई। तो इसका इनवर्स वापस यही बनेगा, और ये क्या है, ए माइनस बी बी ए। तो इसका देखो, इसका इनवर्स क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी बनी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या बनता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये देखो कर रहा हूँ, इसके इनवर्स को हटा दो, इनवर्स भी यही होगा, तो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो भी यही मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वापस आई आ जाएगा। तो किसी एक मैट्रिक्स को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इस मैट्रिक्स को मैंने हटा दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हटा दिया, यहाँ जीरो था। अब दोनों मैट्रिक्सों का क्या होगा, इक्वलिटी की बात चल रही है। अब दोनों मैट्रिक्सों की इक्वलिटी की बात चल रही है, तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आई, इक्वलिटी की बात चल रही है, तो इन यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आई कि ए इक्वल टू वन है और बी इक्वल टू क्या है, जीरो। अब थीटा इक्वल टू जीरो रखने पर किस में ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो आ रहा है, देखो ये तो सीधे कांस्टेंट है, तो यहाँ ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू जीरो दोनों में से ऑप्शन में नहीं है। यहाँ ये कोस थीटा है, थर्ड ऑप्शन है वो नीचे लिख देता हूँ। ए तो है कोस थीटा और बी क्या है, साइन थीटा,
तो थीटा अगर 0 रखूंगा तो ए इक्वल टू तो देखो बन जाएगा 1, बी इक्वल टू बन जाएगा 0। ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन फिर चेक करना, ए इक्वल टू कोस थीटा, बी इक्वल टू कोस थीटा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू कोस थीटा है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास ए इक्वल थीटा इक्वल टू 0 रखने पर ए 1 आया, बी 0, तो इसका आंसर थर्ड। देखो कितना जल्दी तरीके से हुआ, कुछ नहीं थीटा इक्वल टू, ये तो सोल्व भी नहीं करना आपको, वहाँ थीटा देखो आपका तो सीधा सा तरीका है, आपके दिमाग तो इस तरह से दौड़ना चाहिए कि मैंने अगर थीटा इक्वल टू 0 रखा तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स निकालूंगा तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सीधा सीधा आपके दिमाग में यहाँ लिखना, इतना कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है और आपको यहाँ से समझ में आ गया ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 0। अब ऑप्शन मैच करो, थीटा की वैल्यू 0 रख के, यहाँ सिर्फ थर्ड मैच हो रहा है। सीधा सा सिंपल सा इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था, समझ रहे हो? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मेन बात मैं जिस मकसद के लिए मैं बताना चाह रहा था ये है तरीका। फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन हुआ कि नहीं, वो 1 मिनट से कम समय में, ठीक है। ये क्वेश्चंस पिछले वाले फिर आ गए, कर चुके, ये क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 17 हमें करना है। देखो इक्वेशन दे रखी है x + 2y + 3z = 1, 2x + y + 3z = 2, 5 = ये। हमें बताना है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, d ≠ = 0 है कि नहीं है। d ≠ = 0 आ जाएगा, d ≠ = 0 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। d = 0 आएगा तो हम dx, d = 0 आता है तो हम dx dy dz सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें d चेक करना है। d का क्या होगा, इनके कोफिशिएंट 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 5 5 9। इसका डिटर्मिनेंट कर दो। इस रो के रेस्पेक्ट में मैं 0 ना बनाकर इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सीधा से एक्सपेंशन करता हूँ। देखो क्या होगा, 1 के 1 9 - 15 9 - 15 -2, मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस आएगा i + j, यहाँ क्या होता है इवन, यहाँ ओड, यहाँ इवन, ठीक है। देखो यहाँ प्लस बनता है या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, ऐसे चलता रहता है। इनको हटाओ एक बार, थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, ये प्लस माइनस, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ये देखो हमारे पास क्या बना, ये था -2 इस रो को छोड़ देना इसको, तो 9 8 18 18 - 15 18 - 15 प्लस का 3 इस रो के रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम, प्लस का 3 तो ये गया 10 - 5, बस इसका निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। 9 - 15 कितना होगा, -6, तो देखो -2 और यहाँ बचेगा 3, तो -6, यहाँ बचा कितना 10 - 5 5 बचा, और 5 + 3 15। ये देखो ≠ = 0 आ रहा है, -12 है, प्लस का 15 ≠ = 0 आ रहा है। ≠ = 0 आता है यूनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? कुछ नहीं करा, हमने डिटर्मिनेंट निकाला इसका, और डिटर्मिनेंट निकालते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा है। ओके, आ गया समझ? क्वेश्चन देख लो, तो ये आपको समझ में आ गया, डिटरमिनेंट ≠ = 0 है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का क्वेश्चन है भाई साहब। आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप इससे घबराओ मत, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट सिंपल आपको d = 0 कन्वर्ट करना। देखो ये अगेन क्वेश्चन है जो फिर से फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। देखो फिर से हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। देखो आपको दिख नहीं रहा तो मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ, cos x माइनस का sin x 0 sin x। देखो एक मिनट फिर से अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से लिखने पे आपको थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। cos x माइनस का sin x 0, अच्छी हैंड राइटिंग में। वैसे मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं है भी नहीं, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताना है, एफ एस देख रखा है, ये एफ एक्स है, एफ वाई क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वो एफ वाई हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना अपने को। cos x
सॉरी कोस वाई माइनस का साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई, 0 0 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें बताना है क्या। तो कुछ नहीं, सीधा सा सिंपल सा मल्टीप्लाई। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑप्शन आ रहे हो एक्स प्लस वाई के रूप में आ रहे हैं, वरना तो हम एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड लेंथी बनेगा, इसलिए इसको तरीके से सोल्व करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा था तरीके भी आपके पता होने चाहिए। तो देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर देखो ऐसे आ जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ये आपके पास क्या बना, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई को इसका फॉर्मूला होता है, सोच के बताओ, कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता इसका ये फॉर्मूला तो याद करो, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका मतलब ये जो है इन पहला रो और पहले इनको मल्टीप्लाई करने पर पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट ये क्या बना, ये जो बना वो बना कोस एक्स प्लस वाई। तो इसकी जगह मैं कोस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो बस इसको मिटा के यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि वो लेंथ ही बनेगा। तो ये देखो ये इसको लिख देते हैं सीधा ही, हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस वाई। तो ये पहला एलिमेंट हो गया कोस एक्स प्लस वाई। तो यहां से आपको संकेत मिल गया कि आंसर एफ एक्स प्लस वाई हो सकता है, एफ एक्स प्लस वाई हो सकता है, ठीक है। देखो अब आप इसी से आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफ एक्स प्लस एफ वाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता, इसको ये एफ एक्स है, ये वाला जो पोर्शन मैट्रिक्स है वो कौन सा है, एफ एक्स, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, एफ वाई। अगर इन दोनों को ऐड करता तो पहला एलिमेंट क्या था, कोस एक्स प्लस कोस वाई, ना कि कोस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास पहला। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, यहाँ माइनस का साइन है, तो क्या था, कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, ना कि कोस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं आता, ठीक है। अगर कोस एक्स माइनस वाई होता तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पर वो कुछ इस तरह से आना था, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, जबकि आया कि आपने कोस एक्स प्लस। तो यहीं से ही आप सीधा आंसर एफ एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, यहां से ही आप सीधा आंसर इसका एफ एक्स प्लस वाई कर सकते हो। आपको कुछ और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये एलिमेंट आ ही नहीं रहा, जबकि मल्टीप्लाई करने पे ये एलिमेंट आ रहा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ऐसे वाले में ये नहीं आता, ये एक्स माइनस वाई है, जबकि आ रहा चाहिए एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई सिर्फ पहले वाले से मैच हो रहा है, तो आपको ये इतना सही मल्टीप्लाई करना है, पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन को सोल्व करोगे फिर इसको आंसर बताओगे कि एफ एक्स प्लस वाई इसका आंसर है, तो गलत हो जाता। दो क्वेश्चन तो ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा इसका आंसर यहीं से बता दिया आपने। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि नहीं सर ऐसे कैसे, आपने पहले से ही कोस एक्स प्लस वाई आते ही आपने एफ एक्स प्लस वाई। मेरे भाई मुझे एक बात बता, एफ ये दो तो नहीं होंगे, ये तो बात पता चल गई ना कि थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर अलग आ रहा था, जबकि पहला एलिमेंट कुछ अलग आया है। आपको डाउट हो सकता है तो सिर्फ इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में, लेकिन एफ एक्स माइनस वाई में वहां कोस एक्स माइनस वाई आना चाहिए था, ना कि प्लस। तो आया जबकि प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर। एग्जामिनर आपको यही तो चेक करना चाहता है, वहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ी सोल्व कराना है, आप कितना सोच पाते हैं वो आपसे सोल्व कराना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उसने कहा है कि ए जो है वो 3 माइनस 4 1 1 है, 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो ए की पावर एन निकालना है। देखो सीधा सा सिंपल सा बात, सीधी सी सिंपल सी बात है। देखो अगर ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऑप्शन एक बार फिर से लिखता हूँ, 3 की पावर एन माइनस 4 की पावर एन, 3 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1, ये ए है, माइनस 4 की पावर एन है ये, ठीक है। बी जो ऑप्शन है यहाँ पे इसकी पावर एन लगी हुई है, और ये ऐसा यार वो, एक तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है ना कि, फिर से लिखता हूँ मैं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है यार, मेरी तरह।
3 की पावर n माइनस 4 की पावर n 1 माइनस 1, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। बी जो है, ऑप्शन क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। 1 प्लस n 1 माइनस 2n, ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन की बात करते हैं अब। सी ऑप्शन है 1 प्लस 3n 1 माइनस 4n, ठीक है, 1 माइनस 4n 1 प्लस n 1 प्लस n 1 माइनस n, इसका फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी, और ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन लिख दिए। माइनस का 4n, ठीक है, n एंड 1 माइनस 2n, ये चार ऑप्शन है। हमें ए की पावर n निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ए की पावर n निकालने से पहले अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ए कितना है 3 माइनस 4 1 माइनस, देखो कहाँ ये बन रहा है, देखो ये देखो n इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ 3 बनेगा, यहाँ -4, यहाँ 1, यानी ए आंसर हो सकता है। n इक्वल टू 1 रखते ही 3 माइनस 4 2 आ गया, जबकि है क्या 1, इसका मतलब बी को काट दो, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो 1 प्लस n है, यहाँ भी नीचे थर्ड वाला इक्वल ऑन, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 रखते यहाँ ही 4 आ गया, ये एक मैच होगा, इसका मतलब सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ भी क्या बन रहा है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यानी ए और डी में से इसका आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालो, इसका ए स्क्वायर निकालो, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए स्क्वायर निकालना है अपने को, 1 माइनस 1 ये निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बी और सी आंसर नहीं हो सकते। अब बी और सी से अपने को सिर्फ ए और डी चेक करने हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई करें, देखो 3 इंटू 3 माइनस का 4 9 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 12 प्लस 4 माइनस का 12 प्लस का 4, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। देखो 1 3 माइनस 1 2 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये अपने पास आया क्या 5 माइनस का 8 2 माइनस का 3, n इक्वल टू 2 रख सीधा सा, n इक्वल टू 2 रखते ही देखो यहाँ क्या आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, जबकि आना क्या चाहिए 5 आना चाहिए, ए स्क्वायर आना क्या चाहिए 5, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। अब इसको चेक करना आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर ये होगा। फिर क्यों चेक करना, क्योंकि जब 3 रिजेक्ट हो गए तो फोर्थ अपने आप आंसर नहीं होना, फिर भी आप चेक कर लो। 1 प्लस n की जगह 2 रखा तो 5 आया, माइनस का 8 5 माइनस का 8 2 1 माइनस 2 4 माइनस का 3, मैच कर गया आंसर, सीधा सा सिंपल सा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये फिर से ए इनवर्स निकालने की बात कर रहा है कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, कि उसके दो तरीके हैं। एक तो हमारा सीधा सा सिंपल सा है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इस रो के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो 2 में तो 0 बन जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट आएगा और वो बनेगा 1, तो इसका डिटरमिनेंट 1 है, इसका एडजॉइंट निकाल लो। और एडजॉइंट निकालने के बाद अगर उसका वो ए के इक्वल आ जाता है तो ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर करके देखो आप, ठीक है। एक दूसरा तरीका जो होता है, हम केले हैमिल्टन नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, वो छोड़ो, एक इस तरह से होता है, एक मैट्रिक्स में ए माइनस लैम्बडा आई, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ लैम्बडा की जो वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू। आपके सिलेबस में जो है आइगन वैल्यू वाला चैप्टर है नहीं, सेकंड ग्रेड वाले में है नहीं, ठीक है, सेकंड ग्रेड वाले में वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चैप्टर को इससे तो आप इन्वर्स निकालोगे, तो इससे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोल्व करना और इससे आप इन्वर्स निकाल लेना, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ नहीं, ए माइनस लैम्बडा आई करेंगे, फिर वहां से एक इक्वेशन बन के आएगी लैम्बडा के अंतर्गत, या फिर एक्स आई कर सकते हो, तो लैम्बडा में एक 3 घात की इक्वेशन बनेगी और फिर वहां से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को भी कवर करूं और इस क्वेश्चन को भी हम वहां से कवर करें। इस तरह की कोई इक्वेशन बनेगी, देखो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ही मैं बताता हूँ। तो इस तरह की कोई इक्वेशन बनेगी, इसमें अगर ए माइनस लैम्बडा आई करेंगे,
ठीक है। तो जहाँ लैम्बडा की जगह ए पुट कर, हमेशा जो इक्वेशन आएगी इस तरह से करने पर जो लैम्बडा में इक्वेशन आएगी उसको मैट्रिक्स जो है अपने पास, जो मैट्रिक्स है, जो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है तो लैम्बडा की जगह हम ए रखेंगे और वो सेटिस्फाई करेगी। तो ए रखने पर ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी 3 घात की, कुछ भी हो सकता है 3 2 ऐसा, है ना। और फिर यहाँ से ए इनवर्स, देखो इस तरह से ए इनवर्स जो है कैसे निकलते हैं, कुछ नहीं, देखो उसने कहा है कि ए इनवर्स तुझे फाइंड करना है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। देखो इसको नई जगह पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे स्पेस है अपने पास, तो स्पेस है तो उसका यूज करना चाहिए, नहीं क्या, कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसका यूज करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, 3a की क्यूब प्लस 2a की क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू, ओ है ये, जीरो नहीं है ओ, इस ये जो है वो है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, शून्य अवयव। ये जो है आइडेंटिटी में, जो क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ही आएगी ना, कोई जीरो थोड़ी आ गया, कोई एक वैल्यू थोड़ी आ जाएगी। तो देखो अब इसमें ए इनवर्स निकालना है, अगर ए इनवर्स अपने को निकालना है तो हमने मान लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो चारों इसको पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a इनवर्स ए की क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इनवर्स ए, ठीक है, ऐसा लिख दिया ए स्क्वायर को, 5 का भी ए इनवर्स ए, आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, और 0 को नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो नल मैट्रिक्स ही रहता है। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वो ही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो यहाँ क्या बनेगा 3a स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बन गया ए इंटू ए इनवर्स ए, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा 2a प्लस, यहाँ भी देखो 5 इनवर्स ए, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये बन गया आई, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया ए इनवर्स, और इधर क्या है नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना तुम, ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन गया, इन सबको उधर ले जाओ, माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 5i, सॉरी ये बन गया। तो यही ऑप्शन होगा। देखो इस तरह से उसको जब आप जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें a माइनस लैम्बडा इसे सोल्व करोगे तो इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें a के लिए सेटिस्फाई करेगी, तो a रखने पर ऐसी बन जाएगी, फिर a इनवर्स उसका निकाल सकते हो। एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 5, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन मैच करा, देखो सीधा। तो इसी तरह की इक्वेशन बनने के बाद जो होता है 120 नंबर बाद जो क्वेश्चन मैंने बताया, एक तरीका आप इससे कर सकते हो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को, दूसरे तरीके इससे, फिर वो ऐसी इक्वेशन बनेगी और ऐसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। 122वां क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नजर आएगा, केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ 2017 में, केवी के जो एग्जाम होते हैं केवीएस और एनवीएस, जिसमें क्वेश्चन लेवल जो होता है अच्छा क्वेश्चन लेवल होता है। तो इसमें देखो क्या करना है, उसने कहा है कि ए बी, ए दोनों का ए एंड बी का जो रहता है मल्टीप्लीकेशन जो है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है क्या आ जाए, 0 आ जाए, ए एंड बी का जो मल्टीप्लीकेशन है 0 आ जाए, तो थीटा और फाई का जो होता है डिफरेंस क्या होगा, इसने ये बोला है, ठीक है। ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ जाए, समझ रहे हो, तो क्या होगा, तो दो मैट्रिक्सों का, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ देखो, अगर मैं थीटा, देखो एक थीटा 0 ले लेता हूँ, सोच के देखो, थीटा 0 ले लेता हूँ, फाई भी 0 ले लेता हूँ, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 0, ठीक है। तो उनका डिफरेंस 0 होगा, तो देखो थीटा 0 लेने पर कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, जैसे वैसे आंसर हो नहीं सकता, मैं बताता हूँ क्यों। देखो थीटा 0 लेने पर ये 1, थीटा 0 ले लिया मैंने, थीटा 0 ले लिया, फाई भी 0 ले लिया, सोच के देखो ये क्या बना 1, ये क्या है साइन 0 0 साइन 0 0, यहाँ भी 0, यानी ये बना 1 0 0 0। फाइव भी अगर मैंने 0 ले लिया, सोच के देखो फाइव भी मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ बनेगा 1 0 0 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स नहीं आ सकती, क्योंकि देखो पहला ही एलिमेंट क्या जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 1, ये आ गया, बाकी कुछ भी आओ नल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट क्या होता है 0, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, अब ना पाई हो सकता है, क्योंकि किसी एक को 0 लोगो, किसी 0 नहीं है तो पाई भी नहीं है,
बताता हूँ क्यों। मान लो ए को 0 ले लिया, दूसरे को पाई ले लिया, तो पाई पे भी तो वैल्यू वही होगी। पाई पे देखो ये कि ये मैट्रिक्स बन जाएगी। 0 ले लिया मैंने थीटा को, तो 0, ये 1 0 0 0, पाई लिया तो क्या होगा -1, -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1 0 0 0। तो ना 0 हो सकता ना पाई हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, π/2 लेके चेक करो। π/2 लेके इस थीटा को π/2, इसको 0, तो 5/2 लेते ही ये क्या बन गया 0, या क्या बन गया 0, क्योंकि cos π/2 0 होता है। ये भी क्या बन गया 0। ये देखो cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा है, और यहाँ क्या बना 1। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन गई। सेकंड मैट्रिक्स 5 मैंने लिया 0, 5 मैंने 0 लिया तो ये 1, और बाकी सारे के सारे बन जाएंगे 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया π/2। समझ गए। दूसरा तरीका क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल करके उनका कंपैरिजन कर लो और उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। आपको यहाँ देखते समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो वो नल मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ये थोड़ी अप्रोच आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो मजबूत होने पर समझ में आएगा। ठीक है, ये जो बेसिक अप्रोच है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। देखो इसमें अगर यहाँ 1 होता और यहाँ भी 1 होता तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि ए 1 प्लस कुछ बनेगा। ठीक है, अगर क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, बाकी एलिमेंट भी कुछ होते तो हो सकता है वो 0 बन जाए। तो मैंने सीधा इसलिए π/2 वाला से चेक करा, 0 और पाई वाला लेके मैंने आपको इसलिए बताया आपको, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सीधा ही आंसर से मैच करवा दे। इसलिए यहाँ का हम मुझे यहाँ अगर 1 है बाकी सारे 0 हैं, तो एक 0 मुझे यहाँ चाहिए ताकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 जाए। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका सीधा सा सिंपल सा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनको नल मैट्रिक्स के इक्वल कर दो, और वहाँ से थीटा और 5 की वैल्यू निकाल के उनको सोल्व करो। जो तरीका तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं, तो वो तरीका फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन मकसद आपको शॉर्ट तरीके बताना है, ताकि आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। और इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछो मत। और किस में आया हुआ है, केवीएस में, 2017 में केवीएस में आया हुआ है। देखो क्या है, कह रहा है कि जो मैट्रिक्स दी गई है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स आपको दिख नहीं रही तो मैं बता देता हूँ वो कौन सी मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 sin थीटा, मैं लिख देता हूँ sin थीटा cos थीटा sin y प्लस थीटा 2 cos थीटा माइनस √3 tan थीटा cos थीटा माइनस पाई tan पाई माइनस थीटा एंड 0। ने कहा है कि ये कौन सी मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, विषम सममितायु। विषम सममितायु की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं 0। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो सीधी सी बात आ गई, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin थीटा इक्वल टू 1/2। दूसरा आ गया, ये भी 0 होना चाहिए, 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, तो cos थीटा आ गया √3/2। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन थीटा क्या आया है 1/2, कोस थीटा क्या आया है √3/2। साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव। अपने पास जो इंटरवल है उसमें किसे 0 से 2 पाई, 0 से 360 डिग्री के बीच में बताया। और अपने पास अपने को ये पता होता है, एक क्वाड्रेंट होता है, यहाँ π/2 होता है। नहीं भी पता आपको तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस और कोस का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों पॉजिटिव हैं। और ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सिर्फ पहले वाले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो होता है 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में कहाँ कोस साइन थीटा 1/2 होता है, कोस √3/2 होता है उस 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर सीधा सा क्या आ गया 5/6। देख रहे हो कितना जल्दी इसका आंसर आया, सीधा सा इसका आंसर कितना आ गया 5/6। उस पूरे इंटरवल में आपको पूछा है। वैसे भी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि उसने पहले क्वाड्रेंट की बात करी है, और पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा 1/2 और कोस थीटा √3/2 कहाँ होता है 5/6 पे। दूसरी बात,
ये तो हमने इन एलिमेंट को जीरो करने के, डायगोनल विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, जीरो, तो इनको जीरो करा है। दूसरी बात आपके पास ये होता है कि यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ माइनस का साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा होता ही क्या है, माइनस का साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सोचो, कोस थीटा और कोस थीटा माइनस पाई, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, कोस थीटा माइनस पाई को आप ऐसे लिख सकते हो, कोस माइनस पाई माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा होता क्या है, पॉजिटिव, ओ कोस थीटा, तो ये हो गया कोस पाई माइनस थीटा। अल्टीमेटली कोस पाई माइनस थीटा ही तो है, माइनस बाहर लोगे और कोस के बाहर माइनस आता नहीं, तो कोस पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता क्या है, नेगेटिव, और टेन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। तो बाकी तो सेटिस्फाई है, सिर्फ आपको इनको जीरो करना है, विकर्ण के अवयवों को, और विकर्ण के अवयवों को जीरो करते ही इसका आंसर आ गया पाई/6। सिंपल सा क्वेश्चन आया। केवी के क्वेश्चन कर रहे हो आप, जो जे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, नवोदय में आया है। देखो एक्स मैं पहले बता चुका हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है और बाहर एक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट, वाई भी क्या है, कोई वेरिएबल है, उनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2x 3y, सॉरी 2x 3x, नॉट 3y, प्लस माइनस का y प्लस का y, ये क्या है 10 और 5, बस क्या हो गया, ऐड हो सकते हैं। तो ये हो गया बन गया इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सोल्व कर लो यार, सोल्व क्या करना है यही कर लो। देखो ये क्या है, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों को कर दो, ये कट गया, ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 इसमें रख दो, x इक्वल टू 3 रख दिया तो कितना बच गया, y इक्वल टू -4। वैसे x की वैल्यू पूछी है तो 124 में आ गया 3, सॉरी 2, आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। जल्दी पढ़ो जल्दी, ठीक है। इसको मैं इतनी देर में इसको मिटा लेता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजरें घुमाओ थोड़ा, और आपको लगना चाहिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं यार। अगर मैं मेरी नहीं, आप भी अगर एग्जाम, मेरी तो छोड़ो बात, आप एग्जाम में बैठते हो तो तुरंत क्वेश्चन होने चाहिए धमाधम, ये क्वेश्चन धमाधम होने चाहिए। तो क्वेश्चन देखो हर पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो लेंथी बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड था, ये क्वेश्चन समाधान हो जाए फिर क्या चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम गौर करते हैं, इतना भी आगे ना बढ़ाकर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 125 की, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए होने पे क्या होता है, वर्ग सम आयु, याद करो मैंने बताया था, रिपीट करवाता जाता हूँ मैं तुम्हें, वर्ग सम आयु, आइडम पोटेंट, आई डेम पोटेंट मैट्रिक्स। इसने कहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए है, तो ए माइनस आई की क्यूब, आइडेंटिटी आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्यूब माइनस का 7a, क्या होगा, अरे कुछ नहीं, सीधा सा सिंपल, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, ए की क्यूब माइनस बी प्लस माइनस बी की क्यूब प्लस माइनस 3ab, याद है ना, याद है कि नहीं है भाई, अंदर होता है क्या, ए प्लस बी या ए माइनस बी, देखो प्लस में होता है क्या है अंदर, ए प्लस बी, और माइनस में, ओके। अरे यार ये मिट जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। तो देखो कुछ नहीं लगाना, ए माइनस बी को क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 a i² प्लस अपने हो जाएगा माइनस आई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ ए की क्यूब प्लस आई की क्यूब प्लस 3a² आई प्लस 3a i² माइनस का 7a। यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर
ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, उसके बावजूद भी आप इनको ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए के मल्टीप्लीकेशन में आई है, और अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ए आई करो चाहे आई ए, एक ही बात है। इसलिए मैं इनका क्रम विनिमय नियम फॉलो कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ए की जगह आई की जगह बी होता तो फिर ऐसा नहीं बनता ये। ठीक है, तो फिर ये ऐसे नहीं बनते। ठीक है, देखो ए की क्यूब माइनस आई की क्यूब आई होता है, आई की कितनी भी पावर करो आई होता है, किसी से मल्टीप्लाई करो 3a² प्लस 3a प्लस ए की क्यूब प्लस आई प्लस 3a² प्लस का 3a माइनस का 7a। बस सीधा सा करो, देखो ए की क्यूब 2a की क्यूब माइनस आई प्लस आई कैंसिल, माइनस का 3a² प्लस का 3a² कैंसिल। ठीक है, 3a 6a माइनस का 7a, तो माइनस का ए, माइनस का ए बचा ना। तो अपने पास जो है वो क्या है, दिख नहीं रहा शायद आपको, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेते। कुछ नहीं करा, इसको थोड़ा सा सोल्व किया है। ठीक है, ये बना, देखो ये पूरे को, इस पूरे वाले को सोल्व करा तो बना 2a की क्यूब माइनस ए, वो बना क्या 2a की क्यूब माइनस ए। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए। अब ये ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सवाल में दे रखा है, तो ये क्या बन गया ए इंटू ए, ये फिर माइनस ए। ठीक है, ये फिर क्या बन गया 2a² माइनस ए स्क्वायर फिर क्या है ए ही तो दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो 2a माइनस ए, तो आंसर क्या आ गया ए। तो इसका आंसर क्या है ए। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या था, कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ इसका आंसर आ गया ए। 125 में क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, 126 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके लिए अपने लिए ज़रूरी है कि जगह मिले अपने को सोल्व करने की, और सोल्व करने के लिए जगह मिले तो उसके लिए अपने पास क्या जरूरी है, इन सबको राम कहानी को मिटा दिया जाए। पढ़ो एक क्वेश्चन, उसने कहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है 3, तो 5 एक का 5 मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा। और ऑर्डर की क्या है 2 × 2 ऑर्डर की, यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी डिटर्मिनेंट निकलेगा। ठीक है, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन उसने बताया है, तो बस इतनी जगह बहुत अपने पास। क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है, और अपने को निकालना है 5a का डिटरमिनेंट। तो मैंने कहा कि 5 किसी किसी ये देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई मैट्रिक्स है ये है, तो अगर इसको ऐसा लिखते हैं, और ये पावर n क्या होती है ए का ऑर्डर, तो सीधी सी बात है 5a, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये कितना होगा 25, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 375। ये क्यों होता है ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो क्वेश्चन समाप्त। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना जस्ट सिंपल 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना कितना सिंपल है, उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना कितना सिंपल है, तो बस उसका एडजॉइंट निकाल लो। उसका एच टेट में आया हुआ है भाई सब 2016, सिंपल सा है। तो देखो इसका सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो क्या होगा, ए है कैसा, ए ये है 2 - 2 4 3, ये ए का डिटर्मिनेंट होगा ए, तो ये देखो कितना 6 + 8 14। एडजॉइंट इसका कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 2 और 3 को, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो 2 3, और इनका साइन बदल दो, -2 है तो +2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा अपॉन 14। ये जो ऑप्शन मिल रहा है वही उसका इनवर्स हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है यार, जस्ट सिंपल सा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को जो है अप्रोच करना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत जगह छोड़ दी यार, बीच बीच में आपको जगह नज़र आ रही होगी, वो सिर्फ इसलिए है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे जगह मिले। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करवा चुका हूँ, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। देखो क्या करना है, ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, क्या हमने कर लिया
देखो इसमें एक्स वाई और जेड की आप कोई वैल्यू रख सकते हो। देखो एक्स को जीरो नहीं लूंगा, किसी भी एक को भी जीरो नहीं लूंगा, क्योंकि किसी भी एक को जीरो लेने पर सारे ऑप्शन में देखो जीरो बन जाएगा। अगर मान लो एक्स को जीरो, वाई को वन और जेड को वन ले लिया, तो पहला भी ऑप्शन जीरो है, दूसरा भी ऑप्शन जीरो है, थर्ड भी ऑप्शन जीरो है, तो हमें उनको अलग अलग लेना है ताकि उनकी वैल्यू भी अपने पास अलग अलग आएगी। तो देखो मैंने किस तरह से लिया है, वन वन एंड माइनस वन ऐसे ले लिया, वन वन एंड माइनस वन, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या बन गया, जीरो। ठीक है, वन वन वन, जेड प्लस एक्स अगेन जीरो वन। ठीक है, माइनस वन और ये कितना बचेगा, टू। हो गया, बस हो गया कल्याण। यही यही इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट इसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर किसी एक को जीरो, किसी और को भी जीरो बनाना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, सी टू को सी टू माइनस थ्री सी थ्री लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये तो सी वन तो चेंज करा नहीं, वन माइनस वन, सी थ्री भी चेंज नहीं करा तो वन वन टू, इसको चेंज करा है, सी टू में से सी थ्री सब्ट्रैक्ट, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो वन के रेस्पेक्ट में क्या, इसका डिटरमिनेंट क्या जाएगा, वन इसके रेस्पेक्ट में करना, इस रो के रेस्पेक्ट में दो तो जीरो जाएंगे, सिर्फ वन वाला निकालना है। तो माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस थ्री एंड माइनस वन, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस फोर। माइनस फोर कौन सा हो रहा था, तो ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा वन, ये बनेगा माइनस फोर और ये बनेगा फोर, तो माइनस फोर इसका आंसर है। इस तरह से सोल्व करना आपको। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखनी है, आपके पहले दिमाग में, हर इंसान के पहले ही दिमाग में जीरो आता है, तो आप जीरो सोच के दे दो कि एक बार ऑप्शन की तरफ नजर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक को भी जीरो लेने पर सारे ऑप्शन जीरो आ जाएंगे, और तो फिर हम कोई सा भी ऑप्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमने वैल्यू ऐसी ली, वन वन एंड माइनस वन, और उसको रख के उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, और इसको सोल्व करना बहुत आसान होगा। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो आप, दूसरा तरीका तो अपना सीधा सा है, कुछ नहीं, दूसरा तरीका जो है वही है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और इसको सोल्व करो भाई। नहीं का, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और सोल्व करो, वो तो आप खुद भी कर लेंगे। कोई रो ऑपरेशन लगा लो, कुछ कॉलम ऑपरेशन लगा के इसमें जीरो बनाने की कोशिश करो और उसको सोल्व कर सकते हो। जीरो जैसे देखो कैसे बनाना है, अगर मैं सी वन को सी टू, सी वन को क्या कर दूं, देखो सी वन को इन दोनों को ऐड करके सी वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सी सॉरी रो वन को कर सकता हूं मैं, रो वन माइनस रो वन प्लस रो टू, और रो टू प्लस आर थ्री, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक जीरो बन जाएगा, बाकी जीरो नहीं बनेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हो, कुछ रो ऑपरेशन करके जितनी जीरो बना सकते हो वो करके वो बना लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा, क्या कहा है कि ए बी सी है और हमें मान निकालना है इस डिटरमिनेंट का। तो मैंने कह दिया कि ए बी सी, आप यहाँ भी ए बी सी की कुछ वैल्यू लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ भी ए बी सी की कुछ वैल्यू लेके सोल्व कर सकते हो। देखो आपके दिमाग में एक बत्ती चलनी चाहिए कि ए बी सी की तीनों की वैल्यू जीरो रखूंगा तो डिटरमिनेंट जीरो और ऑप्शन सारे के सारे जीरो। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप यहाँ करो, देखो किसी एक को माइनस वन ले लो, बाकी दो को जीरो ले लो। अब आप ऑप्शन की तरफ नजर मारो, एक को माइनस वन लेने पर माइनस वन, यहाँ आएगा माइनस टू, यहाँ आएगा टू, और यहाँ कितना आएगा वन। सारे में ऑप्शन लगाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन लगाएंगे, समझ में आ गया। तो बस एक को माइनस वन, बाकी सबको जीरो ले लो, तो एक को माइनस वन ले लो, बाकी सब जीरो ले लो। तो देखो माइनस वन माइनस टू जीरो 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 वन एंड वन, ये डिटरमिनेंट बन गई आपकी सीधी सी। इसको इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, सीधा सा वन, और क्या होगा माइनस वन, इसका आंसर आना चाहिए माइनस वन। और माइनस वन किन से आ रहा है, पहले वाले से आ रहा है, बाकी कुछ से माइनस वन, ये माइनस टू बनेगा, ये क्या बनेगा टू बनेगा, ये फोर बन रहा है। इसका आंसर कितना आ गया, 109 वाले का क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 109, 109 नंबर है क्या, हाँ 109 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आएगा ए। ठीक है, इसका मान क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है। ओके।
ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, ये जो है यहाँ पे देखो एक गलती है, मैंने अभी इसमें देखा है। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ क्यूब है, ये यहाँ पे जो है वो क्यूब है, यहाँ पे जो है वो क्यूब है, ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब है। तो फिर ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या बन जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी -1 बनेगा। इसका मतलब अपना आंसर पहले और तीसरे फोर्थ में से होना वाला है। ये स्क्वायर लेके मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। हम इसकी वैल्यू कुछ और लेंगे। ये मैंने देखा नहीं, यहाँ मुझे स्क्वायर दिख रहा था। अगर स्क्वायर है तो अपना ये वैल्यू एकदम परफेक्ट है। यहाँ देखो क्यूब है, स्क्वायर है, तो अपनी वो वैल्यू फिट है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी पावर 3 है, तो -1 लेने पर बाकी दो को 0 रखने पर ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर होता, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा है, अगली बार कुछ और थोड़ा इसमें चेंज करके यहाँ स्क्वायर आ जाए तो उस वो परफेक्ट था। अब स्क्वायर वाले को भी, इस क्यूब वाले को भी अलग करना है, तो आप एक तरीका और अपना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको वैल्यू लेनी चाहिए 200, माइनस का 200, माइनस का 200, देख सारे ऑप्शन अब रिजेक्ट हो जाएंगे। देखो कि ये बनेगा -2, ये बनेगा -4, ये कितना बनेगा 8, और ये कितना बनेगा -2 की पावर -3 होगा ना, ये प्लस का 8 और ये बनेगा -8। अब आपका आंसर सीधा सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस तरह से लेना है, वो मैंने पहले स्क्वायर की तरह से सॉल्व कर दिया था। आप तरीका इस तरह से, क्योंकि आप इसको एक्सपेंशन करने चाहोगे तो भी देखो, अब देखो -2 लेंगे तो सीधा से सिंपल कितना बन जाएगा -2। ठीक है, -4, -4, 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना बचेगा +2, यहाँ बनेगा +2। ठीक है, तो ट्रिक्स इस तरह से काम करती हैं। आपको ऑप्शन ही कुछ इस तरह से लेने हैं कि वो आपके उसके हिसाब से। अब इस 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना आपको, इस 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करोगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ देखो i + j क्या होता है, 3 + 3 6 पॉजिटिव आएगा, 2 × 4 4। ठीक है, ये देखो यहाँ माइनस यार हट जाता है, ये पेन वाला जो मैं कुछ लगाता हूँ वो हट जाता है। ये -2 है, देखो ए है और ए को अपने -2 माना है, तो ये देखो कितना हो जाएगा -4, माइनस ये 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर है -8, और -8 किससे आ रहा था, फोर्थ से। समझ गए, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ आप, और ये सब कैसे पता चलेगा कि -2 0 0 लेना है, ये सिर्फ आपको ऑप्शन देख के समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 0 में तो सबके दिमाग की बत्ती जल जाती है, 0 में तो सबके दिमाग की बत्ती जल जाती है। ठीक है, अब मैंने देखो बार यहाँ स्क्वायर होता तो फिर अपना सीधा आंसर। अब आपके दिमाग में एक हो सकता है कि सर आंसर इसका है, या आप पहले वो स्क्वायर के हिसाब से, अगर स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर बनता ना, फिर कोई यहाँ कोई और मैट्रिक्स होती। अपना ट्रिक के हिसाब से अगर आप सॉल्व करो तो कुछ नहीं, x = -2 ले लो, y = 0, z = 0। इससे आपको समझ में आ गया सीधा कि ऑप्शन सारे अलग अलग। देखो ये कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपको, x = -2 लिया, यहाँ -2 बनेगा, बाकी 0 लिया, यहाँ -4 बनेगा। आपको ऐसे दिमाग में चलना चाहिए कि यार अगर मैं 0 0 लूंगा तो बात बनेगी नहीं, एक वन किसी को एक को -1 बाकी को 0 ले लूंगा तो ऑप्शन अलग आ रहे हैं, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी -1 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा, -2 रख के सीधा से सिंपल सा सेट, और आपका आंसर बन गया। दूसरी का तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि R1 जो है अपना बेसिक जो तरीका है, R1 को आप ऐसा लिख सकते हो, R1 ठीक है +R2 +R3, जो रो है उसको ऐसा लिख दो सीधा। तो देखो अगर आप ऐसा करोगे, R1 को लिखना है, R1 को कर दिया R1 + R2 + R3, तो R1 चेंज होंगी, बाकी ऐसे कैसे रहेंगे 2b b - c। यार इसको जगह को थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इरेज करते हैं, नीचे लिख लेता हूँ मैं। चलो मैंने R1 को क्या लिख दिया, मैंने R1 को लिख दिया R1 प्लस इसमें R2 + R3 जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो R2 और R3 तो चेंज होंगे नहीं, वो ऐसे कैसे रख दो, 2b b - c - a 2b 2c। सबसे पहले आप हमेशा उस रो और कॉलम को लिख डालो जो चेंज नहीं हो रहा, 2c c - a। ये देखो यहाँ क्या बन रहा है, a - b
माइनस बी प्लस का 2b प्लस का 2c, ए प्लस बी प्लस सी बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये भी देखो क्या बनेगा, 2a प्लस 2c प्लस बी माइनस सी माइनस ए। ये देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में हम एक रो से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ 2b, यहाँ बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ 2b, यहाँ 2c, यहाँ 2c, यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, कोई भी दो कॉलम ऑपरेशन लगा दो, कोई भी दो कॉलम C2 को आप ऐसे लिख दो C2 माइनस C1, एंड C3 को क्या लिख दो C3 माइनस C1। तो यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा, एक के रेस्पेक्ट में उसका एक्सपेंड कर दो, उसका एक्सपेंशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बेटर तरीका लगे। देखो जो तरीका है वो तो सबको आपको आता है, तो वो बताने के लिए तो मैं हूँ नहीं, कुछ और अलग तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी दिमाग की बत्ती की x इक्वल टू -2 ले लूँ, -1 ले लूँ, ये कैसे चलेगी, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। आपके सामने की बात है, देखो यहाँ मुझे स्क्वायर दिख रहा था, तो मैंने, मेरे दिमाग की तुरंत बत्ती चल गई कि 0 0 ना लेके मगर मैं 1 -1 ले। फिर मैंने देखा स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो देखो दिमाग की बत्ती फिर चल गई यार, आप मैं -2 के आधार पर सीधा ऑप्शन। तो ये दिमाग की बत्ती मेरी भी तो तुरंत ही चल रही है, तो आपके भी दिमाग की बत्ती जलने लगेगी जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। देखो सिंपल सा ये है, क्योंकि इसका तो सिंपल सा है यार, इसको क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनको अलग अलग कर सकते हैं, 1 1 1 ए बी सी, बी सी ए, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा 1 1 1 ए बी सी एंड सी ए बी, ऐसा ही है। इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो और इनको सोल्व कर सकते हो। या फिर आपको सीधा सा यहाँ दिख ही रहा है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये सीधा सा क्या दिख रहा है, कॉलम। तो इसमें कोई दो जीरो बना सकता हूँ मैं। देखो अगर C2 को लिखो C2 माइनस C1 और C3 को लिख दिया मैंने C3 माइनस C1, तो देखो क्या बनेगा। देखो C2 और C3 चेंज हुए, C1 चेंज नहीं हुआ, तो सॉरी मैंने नहीं, रो 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 कॉलम नहीं, ये रो 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 ऑपरेशन लगाने अपने को। R2 को लिखना है R2 माइनस R1, R3 को लिखना है R3 माइनस R1। तो देखो R1 चेंज नहीं हुई है, R2 और R3 चेंज हुई है, तो 1ab प्लस सी, ऐसा कैसा। देखो ये माइनस ये 0, और इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, b माइनस ए, देखो समझ में आ रहा होगा, b माइनस ए, और c माइनस ए, c माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो c से c कट जाएगा, क्या बच जाएगा a माइनस बी, और यहाँ देखो क्या बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट गया, a माइनस सी। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, यही कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। चलो यहाँ नहीं, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ ए, इसको हटाओ इधर से, फालतू का झंझट कर रहा है ये, मिट जा, हस्ती मिटती नहीं हमारी हटाने से है। इसी तरह ये भी रिजिड हो रहा है कि नहीं ऐसे कैसे मिट जाऊं, इतनी मेहनत से लिखा है तूने। 0, देखो इसको मैंने लिख दूं माइनस ए माइनस बी, और ये a माइनस बी, इसको मैं लिख दूं c माइनस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का c माइनस ए। अब देखो इससे a माइनस बी कॉमन आ सकता है, इससे c माइनस ए कॉमन आ सकता है। आपको समझ में आया कुछ। ये कैलकुलेशन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये कैलकुलेशन, ये दिमाग की बत्ती आपको यहाँ ही जल जानी चाहिए, यहीं जल जानी चाहिए। फिर यहीं काट के आप b माइनस ए सी माइनस ए बाहर लिख दो, और यहाँ 1 -1 जो भी आपको लिखना है वो लिखो। यही तो कला है दोस्त। a माइनस बी कॉमन लिया है और c माइनस ए कॉमन लिया है, तो बचा क्या, बी प्लस सी, 0 -1 1 0 1 -1, ठीक है। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, एक्सपेंड, तो ये कर दिया 1 माइनस माइनस प्लस और -1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। कहाँ था
इसका आंसर सीधा सा क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0। समझ आया? आपकी दिमाग की बत्ती ऐसे देखते ही जल जानी चाहिए। यहाँ आपको इस यहाँ इतना कुछ करा, यहीं आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि मैं a माइनस बी इससे कॉमन ले सकता हूँ, ए सी माइनस ए इससे कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बनेगा -1, यहाँ बनेगा s से -1, ये 1 1। तो फिर ये मैट्रिक्स लिखो आप, इस नीचे वाली मैट्रिक्स आपको लिखनी है। अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली तो ये मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाली मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है। तो बस हो गया फिर ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है दोस्त। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। नीचे वाला क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका हूँ जब मैंने ये ax इक्वल टू बी टाइप साइमल्टेनियस वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था। ओके, देखो करो करो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो आप। तो नीचे वाला क्वेश्चन अद्वितीय हल है, उसमें बोला है कि अद्वितीय है। अद्वितीय होने के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, ये आरपीसी सेकंड, अभी इसी वाले में ये क्वेश्चन मिला था अपने को, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। इसमें शायद के नॉट इक्वल टू 0 आंसर आया था ना वहाँ पे अपना। हाँ, के नॉट इक्वल टू 0 आंसर आया था, और इसका भी आंसर शायद के नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप फिर से कर लेना, ऐसा सही लग रहा है मुझे तो, ऐसा वैसा ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर भी के नॉट इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। पहले ही कराया, अभी सॉल्व कराया। डी इक्वल टू 0, जहाँ पे मैंने आपको ये पूरी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि डी इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा, डी नॉट इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा, है ना। ये सब बताया, डी एक्स डी वाई डी जेड होता क्या है, ये सब पहला ही क्वेश्चन था शायद, पहला था दूसरा क्वेश्चन जो भी था, लेकिन हमने ये क्वेश्चन कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, ये आ गए। ये देखो भाई साहब, ये जो है 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो क्या करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे लगता है, देखो ए की क्यूब है यार, ये थोड़ा दिखता नहीं, ये सब ए की बी की क्यूब सी की क्यूब ऐसा है। तो यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो आपको इधर भी ए की क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी ए की क्यूब दिख रहा है, यहाँ बी की क्यूब, यहाँ भी सी बी की क्यूब, यहाँ सी की क्यूब, यहाँ सी की क्यूब। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी है, वो है ये, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए की क्यूब 1, बी की क्यूब 1, सी की क्यूब 1, प्लस प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने डिटर्मिनेंट जब पढ़ाया था, तो ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, सी की क्यूब। अब देखो पीछे वाले लेक्चर में आप लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको इस तरीके से सोल्व क्यों नहीं किया, क्यों? देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, जबकि यहाँ ए है ही नहीं, यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ सी है, सी नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, सोच के देखो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर आर C1 में, C1 को क्या लिख दूं, C1 को मैं लिख दूं, C1 में सारे जोड़ दो, C2 प्लस C3, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। उसको बाहर ले लेना, फिर यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। हाँ, फिर तो वही बात हो गई, ये वाली बात ही वापिस हो गई। तो ऐसा करने की जरूरत है नहीं, क्यों इतनी मेहनत करी हमने। ठीक है, जरूरत नहीं है उसको ऐसे सॉल्व करने की, क्योंकि यही ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरीकों से ट्राई करके देखो, तब जाके आप ट्रिक्स जो है सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दो स्तंभ हैं, ये इक्वल हो रहे हैं, आइडेंटिकल है, सॉरी ये तो सेम ही है, इक्वल क्या सेम ही है, तो सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, तो इसको तो मैं लिखू ही क्यों। तो ये जो डिटर्मिनेंट है अब इसके इक्वल हो गया, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट ये बच गया, ये जो डिटर्मिनेंट है क्या बच गया, ये वाला बच गया, बच गया, हो गया। अब बस इसका एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन करने के लिए क्या है, इसको भी 0 बना लो, इसको भी, इन दोनों को 0 बना लो। इस दोनों को 0 बनाने के लिए मुझे R2 क्या लिखनी पड़ेगी, R2 माइनस R1, R3 क्या लिखनी पड़ेगी, R3 माइनस R1। बस इसको सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर बोल लेते हैं कि हमें पता चल गया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बना है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बना है वो कैसा बना है,
ए बी सी, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 1 1 1। इसमें दो रो ऑपरेशन लगा दिए, R2 को मैंने लिख दिया R2 माइनस R1, R3 को मैंने लिख दिया, दो रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, मैं पहले कह रहा हूँ R3 माइनस R1। जब जो रो चेंज हो रही है उसका दूसरे में यूज नहीं हो रहा, तो ये R2 है भाई साहब, ये R2 का यूज इधर नहीं हो रहा, R3 का यूज इधर नहीं हो रहा। तो देखो ये दो रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा, ऐसा। देखो चेंज क्या नहीं हो रहा, R1, तो R1 को ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। R2 माइनस R1 यानी B माइनस ए, बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब और 0, B माइनस ए बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब 0। ऐसे ही C माइनस ए सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, C माइनस ए सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब और 0। अब इस कॉलम के इस स्तंभ के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो तो ये तो 2 वाला तो 0 बन जाएगा, सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में आंसर आएगा 1, और 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये इंटू ये सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब। वैसे इक्वेशन में करवा चुका, बी माइनस ए माइनस बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब इंटू सी माइनस ए, यही है सीधा। इसको सोल्व करना, ये इक्वल टू 0 है, याद रखना इक्वल टू 0 है। तो देखो सी की क्यूब, अब आपको पता होना चाहिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यही होता क्या, देख लेना एक बार, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे ही ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की क्यूब बी की क्यूब माइनस ए बी। ये दो फॉर्मूले आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, 9th-10th क्लास में आते हैं, बस यही लगाना है यहाँ पे। तो सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब क्या हो जाएगा, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, इंटू बी माइनस ए। ऐसे ही इसमें लगा दो बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी माइनस ए। देखो आपको सी माइनस ए बी माइनस ए, सी माइनस ए बी माइनस ए, ये बाहर कॉमन ले लोगे तो सी माइनस ए एंड बी माइनस ए तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस का ए सी माइनस इधर माइनस बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इस जो बाहर है वहाँ इसको ऐसा कैसा बी माइनस ए, ये देखो बच जाएगा क्या, यहाँ देखो 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 एक तो बच गया सी स्क्वायर, अब यहाँ से देखो एक तो है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों से इससे और इससे मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, ए कॉमन लेते बन जाएगा सी माइनस बी। और इसको भी देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी माइनस बी एंड सी प्लस बी। तो देखो सी माइनस बी कॉमन आ सकता है, तो अगेन सी माइनस ए बी माइनस ए और सी माइनस बी कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर इनमें से कोई एक 0 होगा। तो ऑप्शन जिस तरह से है उसी तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन क्या है, तो कहाँ था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ ये था। देखो सीधा सा दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला, ऐसा कोई बना ही नहीं अपने पास, सी ए माइनस सी बी माइनस ए ऐसा कुछ बना है, तो सीधा सा आंसर है पहला, खत्म बात। 113 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं जो कह सकता हूँ कि थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आया भी तो फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में तो आया भी नहीं। फर्स्ट ग्रेड में कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं लेंथी। अगर आपको भी इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका है आपके पास और भी शॉर्ट तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से करके मुझे बता सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो टीचर की भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो स्टूडेंटों से भी सीख सकता, तो आपके पास कोई शॉर्ट तरीका है तो मुझे जरूर बताना। मैं यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख के भी इसका आंसर निकाल सकता था, लेकिन मुझे 4 ऑप्शन से देख के ये समझ में नहीं आता कि ए बी सी की वैल्यू किस प्रकार से रखूं, ऐसे रखूं कि उनका योग 0 आए, या फिर ऐसे रखूं कि उनका 2 का योग तीसरे के इक्वल हो, तो ये चीज और इस ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं और
एक से ज्यादा हल हैं तो अल्फा का मान, एक से ज्यादा हल है होने के लिए क्या होना चाहिए, डी जीरो, याद रखो डी जीरो, डी एक्स, डी वाई और डी जेड सब जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन है। तो देखो इसमें तो डी एक्स डी वाई डी जेड तो जीरो होंगे ही होंगे, तो क्योंकि डी एक्स में क्या रखते हैं, एक्स के कोफिशियंट यानी 1 0, और अल्फा की जगह क्या रखेंगे, ये 0 0 0, ये 0 0 0 रखते हैं, तो सारा कॉलम ही जीरो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा, इसका डी जीरो होना चाहिए, डी जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 1 0 1 2, यही है ना, 0 0 x 0 1 2 और अल्फा 0 1, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बस इसको जीरो करके आप सोल्व कर लो। देखो इसको सीधा, इस क्वेश्चन को है ना मैं थोड़ा सा ऊपर वाली जगह का यूज कर लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और चीजें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो भी देख लूँ। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो एंड अल्फा एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। देखो हमारे पास दो टाइप के जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं, एक तो होता है ए एक्स इक्वल टू बी, बी बी यानी यहाँ पे कुछ होंगे, बी की जो मैट्रिक्स होगी इसमें 1 2 3 इस प्रकार का होता है, और एक होता है ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये देखो नल मैट्रिक्स वाला है, ठीक है, ये यहाँ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डी, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट दे दो। यहाँ ए क्या है, ए मैट्रिक्स ये है 1 1 1 0 1 2 अल्फा 0 1, ये क्या है इनके कोफिशिएंटों से, ठीक है, ये एक्स के कोफिशिएंट, ये वाई के, ये जी, ये है ए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो होता है, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, जीरो क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और जीरो क्या है, ये वाला नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है। जब मैंने बताया था नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, और वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ए है, ये एक्स है, और ये होता है नल मैट्रिक्स। अगर यहाँ 1 2 3 होता है तो उसे बी बोलते हैं। तो हमने जो पीछे पढ़ा था, तो इस टाइप का जो होता है एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स वाला, ये इस टाइप के में जो होता है डी एक्स डी वाई और डी जेड ऑलवेज जीरो होते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड सारे के सारे हमेशा जीरो होते हैं। यहाँ इस वाले टाइप में सिर्फ खेल होता है डी का, अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया, और डी एक्स वाई डी जेड और डी डी एक्स डी वाई और डी जेड तो हमेशा जीरो होते ही हैं, तो इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो जिसमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी होते हैं। एक तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होता ही है, और बाकी जो होते हैं वो सब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये चीज है, इसमें हमेशा डी एक्स डी वाई डी जेड जीरो होगा। क्यों होगा, अब देखो मैं मान लो कि डी एक्स निकालना है, ये ए था, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये, अगर उसमें डी एक्स निकालना है तो एक्स के एलिमेंटों की जगह क्या लिखूंगा, 0 0 0 0 0 0, ये पूरा स्तंभ क्या बन जाएगा, 0 0 0। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम, एक पंक्ति या एक स्तंभ जीरो हो जाता है पूरा का पूरा, तो उसकी डिटर्मिनेंट भी क्या होती है, जीरो। इसलिए डी एक्स डी वाई डी जेड, वाई में वाई वाला करेंगे तो इसकी जगह सब इन सब एलिमेंटों की जगह जीरो आएगा, जेड वाला करेंगे तो ये, इसलिए इस तरह का टाइप का जो होता है ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स वाला टाइप का जो इक्वेशन होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले जो ये इक्वेशन टाइप का होता है, ये निकाय जो होता है उसमें डी एक्स डी वाई डी जेड तो हमेशा ही जीरो होते हैं। बात खेल पे टिकी होती है डी पे, डी अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, और डी नॉट इक्वल टू जीरो होने पर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब इस टाइप का जो होता है वो हमेशा संगत होता है, इसके सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। समझ में आया? तो बस ये चीज में जो है वो बताना चाह रहा था आपको, संगत होता है, यहाँ हमेशा असंगत होने की बात ही नहीं होती, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही ना करेगा, जबकि एक्स इक्वल टू बी टाइप का जो होता है उसमें होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, उसने कहा है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन उसने देखो बोला है कि एक्स क्या बोला है, एक्स अधिक सॉल्यूशन, यही है ना सही, एक यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका क्या करते, नॉट इक्वल टू जीरो करते, इसके डिटर्मिनेंट, इससे डी बनेगा, मैट्रिक्स को ए और उसके डिटर्मिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते, डी इक्वल डी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें जो बोला गया है वो है कि इसके एक से ज्यादा हल है, एक से ज्यादा हल है, इसका मतलब डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी इक्वल टू जीरो हो, जी होता क्या है, डी इक्वल टू होता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
और उसको क्या लिखा है, इसके कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 2 अल्फा 0। बस क्या करना है, दो चीजें लगा दो, C2 को लिख दो C2 माइनस C1, C3 को क्या लिख दो C3 माइनस C1। बस बात खत्म। बात खत्म होते ही 1 C1 चेंज नहीं हुआ, अल्फा यहाँ 0 यहाँ 0, 1 माइनस 0 0 माइनस अल्फा 2 माइनस 0 2 1 माइनस अल्फा। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसका एक्सपेंशन कर दोगे तो 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू, इसका आंसर क्या इतना आ गया -1। आंसर क्या इतना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -1। बात खत्म हो गई। ये बहुत ही लंबा लेक्चर बन गया दिखता है यार, 2 घंटे तक का लेक्चर हो गया। चलो कोई ना, इसका सीधा सा सिंपल सा हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या कहा है कि डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो ये सारा 0 बन जाएगा, इधर डी बच जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, तो इसका डी जो होगा वो ये होगा, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, 1 0 0 3 1 0, ठीक है। एक्स की जगह 0 रखते 2 4 और ये 5x माइनस 1 है, याद रखना ये 5x माइनस 1 है, ठीक है। तो बस इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट सीधा ही सही है, इसके रेस्पेक्ट में कर दोगे, इस रो के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1 कोष्टक -1 1 कोष्टक -1, ये 4 इंटू 0 तो 0 बनेगा, तो इसका आंसर -1। समझ गए, इसका आंसर कितना है -1। एक्स की जगह 0 रखते इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। पूरा ही करवा देते हैं 114, पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व करा देते हैं। इरेजर ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा, इसी को कट कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, ऐसे लंबा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो महत्तम पूर्णांक का मतलब अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सिंपल है। वैसे इन 2 क्वेश्चंस को मैं यहाँ करवाना जल्दी खत्म करते हैं। चलो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे मान लो कि 10.1 है, तो इसमें इंटीजर कौन सा है 10, तो इसका आंसर 10 है। इससे पिछले वाला जो भी संख्या इसके अंतर्गत लिखी है उससे पिछले वाले इंटीजर की बात हो रही होती है। तो जैसे 9.5 है, तो 9.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है 9, जैसे माइनस का 1.5 है, माइनस का 1.5 से इस लाइन की बात हो रही है। देखो -2 इधर आता है, -1 -0, तो देखो माइनस का 1.5 ये आएगा, इससे पहले कौन सा इंटीजर आता है -2। अगर मैं 0.5 की बात करूँ, माइनस का 0.5 का इंटीजर, तो माइनस का 0.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है -1। इसका आंसर इस तरह से होता है। ऐसे ही जैसे यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। 2.4 से पहले कौन सा इंटीजर आता है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। ये इतना सा सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्वपूर्ण नाम की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। तो बस बात ही खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। देखो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि x -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, देखो ऐसा होगा -1 0, इनके बीच की आएगी, तो इससे पहले इंटीजर कौन सा आता है -1, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा -1। y देखो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो ये इसके क्या आएगा, इससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, ये होगा 0, और z क्या होगा 1। तो बस जहाँ जहाँ ये है तो इसकी जगह -1 रख दो, तो देखो -1 प्लस 0 0, ये होगा 0, ये होगा 1, ठीक है। ये देखो कितना है -1, y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 1, z की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन गया 2। इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दोगे, ये 2 तो 0 जाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और ये -1 हो जाएगा प्लस का 1। इसका आंसर +1, और +1 आ किससे रहा था जेड से, जेड से +1 आ रहा था आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जेड, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। 115 में आंसर से हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो वैसे मैं बता चुका ये क्वेश्चन पहले भी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ABC जो है HP श्रेणी में, हरात्मक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, हरात्मक श्रेणी में है, और ये जो है पीवा पद है, ये क्यूवा,
और ये आरवा पद है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी टेबल है, बहुत लंबी चौड़ी टेबल है, कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया कि 1 1 1, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हरात्मक श्रेणी के पहले दूसरी, जहां पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, पी वा पद 1 है, क्यू वा पद 1, सॉरी मैंने मान लिया कि पी वा पद कौन सा है, पहला वाला पद की बात करें, क्यू की जगह मैंने मान लिया 2 है और आर की जगह 3 है। तो पहला पद 1 है, दूसरा पद भी 1 है, थर्ड तीसरा पद, ये देखो हाँ ये एपी में होती है ना, देखो इसका उल्टा करेंगे। देखो हरात्मक श्रेणी की डेफिनेशन ही क्या होती है, कोई हरात्मक श्रेणी कब होगी, जब उसका उल्टा करने पर वो समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेंगे 1 1 1 1 1 1 क्या होता है, एपी में होता है, यस, उसका डी क्या हो जाएगा 0। तो बस हमने जो माना सही है, ए बी सी की जगह 1 रख दो और पी क्यू आर की जगह जो होता है 1 2 3 रख दो, सीधा सा सिंपल बात, ठीक है। मैंने यहाँ मान ली ए बी सी की 1 1 1 और पी क्यू आर की जगह मैंने क्या मान लिया 1 2 3, पहले दूसरे तीसरे पद की बात कर रहे हैं और वो इसमें रखोगे तो इसका डिटरमिनेंट जो होता है मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखो सीधा रख लोगे यार आप, और उसमें 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम इक्वल बन जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, देखो इसमें रखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं बोल देता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर है कितना 1 2 3 यानी 6, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ आएगा वापस 6, यहाँ आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 13, 13 एक 14, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3। तो ये 3 3 6 3, ये 2 रो इक्वल हो गई, 2 रो इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आता है 0। इसका आंसर सीधा सा आएगा। वैसे इसको सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी बनेगा ना, ये देखो आसानी से सोल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी भी और भी क्वेश्चन बचे हैं, मुझे लगता है ना इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए, काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है, काफ़ी लेंथी, 2 घंटे की हो गई है। तो 117 वाले से हम कल कंटिन्यू करेंगे, 117 वाले से इसके देखो और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इधर, 3 ये और ये सारी डिस्कशन करने हैं हमें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मैथ 360 डिग्री के साथ आप जुड़े रहें और उम्मीद है कि आपको हर चीज़ पसंद आ रही होगी और इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यही आपको बताना मेरा मेन मकसद है। जय हिंद, जय भारत।